जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 नजदीक आ रहे हैं, सियासी समीकरण लगातार बदल रहे हैं। इस बार एक बड़ा सवाल ये है कि क्या एआईएमआईएम महागठबंधन का हिस्सा बनेगी या फिर पिछली बार की तरह अकेले मैदान में उतरेगी। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और पार्टी प्रवक्ताओं ने साफ तौर पर कहा कि अगर उन्हें सम्मानजनक सीटें मिलती हैं तो वो भाजपा को हराने के उद्देश्य से महागठबंधन में शामिल होने को तैयार है। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन ने मई 2025 में इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि उनकी पार्टी महागठबंधन के साथ गठबंधन करने में रुचि रखती है। उन्होंने कहा कि हमारी विचारधारा बीजेपी को हराना और बिहार को सशक्त बनाना है। हम चाहते हैं कि महागठबंधन एआईएमआईएम को साथ लेकर चले। इसके लिए पार्टी कुछ कम सीटों पर लड़ने के लिए भी तैयार है। महागठबंधन की बड़ी पार्टियों आरजेडी और कांग्रेस ने अब तक एआईएमआईएम के प्रस्ताव पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। इसकी वजह एआईएमआईएम के खिलाफ एक पुराना आरोप है। एआईएमआईएम भाजपा की बी टीम है और मुस्लिम वोटों को काटती है। आपको बता दें कि 2020 विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने सीमांचल में 5 सीटें जीती थी, जिससे आरजेडी को कई जगह नुकसान हुआ। बाद में इनमें से 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए। ये घटनाक्रम भी आज के रिश्तों में अविश्वास की बड़ी वजह है। खैर, महागठबंधन के साथ अगर ओवैसी की पार्टी आती है तो फायदा ये होगा कि सीमांचल में एआईएमआईएम को मजबूत आधार है, जिसकी वजह से मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण रोकने में मदद मिल सकती है। लेकिन हो सकता है कि इसका विरोध भी हो, क्योंकि एआईएमआईएम की छवि वोट कटवा की है। ऐसे में महागठबंधन के भीतर सीट बंटवारे पर विवाद की संभावना भी बढ़ जाएगी। बिहार में ओवैसी ने क्लियर कर दिया था कि एआईएमआईएम इस बार सिर्फ सीमांचल तक सीमित नहीं रहना चाहती है। सूत्रों के अनुसार पार्टी 50 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है, जिसमें मिथिलांचल, सारण और शाहाबाद जैसे इलाके भी शामिल हैं। ओवैसी ने कहा है कि हम वहां लड़ेंगे जहां हमें जनता से समर्थन है। गठबंधन हुआ तो बेहतर, नहीं तो हम अकेले भी तैयार हैं। एआईएमआईएम ने इस बार लगभग 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बनाई है, जो 2020 में लड़ी गई 20 सीटों से ज्यादा है। अब एक बार हम ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के प्रभाव क्षेत्र की बात कर लेते हैं। पार्टी का मुख्य फोकस सीमांचल क्षेत्र, जो कि किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार पर है। लेकिन अब ये मिथिलांचल, दरभंगा, मधुबनी, सारण, जो कि छपरा, सिवान और शाहाबाद, आरा, बक्सर जैसे क्षेत्रों में भी विस्तार की योजना बना रही है। ऐसे में पार्टी ने मुस्लिम समुदाय के साथ साथ अन्य पिछड़े वर्गों और दलित समुदाय के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया है, जिससे वो इन वर्गों के मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। पिछले दिनों एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार चुनाव के लिए अपना पहला प्रत्याशी घोषित कर दिया। ओवैसी ने मोतिहारी में पश्चिम चंपारण की ढाका विधानसभा सीट के लिए अपने उम्मीदवार का ऐलान किया था। उन्होंने इस सीट से हिंदू नेता राणा रणजीत सिंह के नाम की घोषणा की थी। बिहार में अगर हम एआईएमआईएम के 2020 विधानसभा में प्रदर्शन की बात करें तो 20 सीटों पर एआईएमआईएम ने चुनाव लड़ा था और अमौर, कोचाधामन, जोकीहाट, बायसी, बहादुरगंज सीट पर ही जीत हासिल की थी। इस हिसाब से औसतन 14.28% वोट मिला था। 2022 में बदलाव ये हुआ कि जीते हुए 5 विधायकों में से 4 ने आरजेडी में शामिल होकर एआईएमआईएम की विधानसभा में उपस्थिति को कमजोर किया। खैर, अभी तक आरजेडी और कांग्रेस की तरफ से गठबंधन को लेकर कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा जरूर है कि आरजेडी और कांग्रेस को डर है कि एआईएमआईएम की भागीदारी भाजपा को ध्रुवीकरण का अवसर दे सकती है। वे एआईएमआईएम को अब भी वोट कटवा पार्टी मानते हैं, एक ऐसा दल जो मुस्लिम वोटों का एक हिस्सा खींचकर विपक्षी एकता को कमजोर कर देता है। लेकिन 2020 में एआईएमआईएम ने 5 सीटों पर जीत हासिल कर ये साबित कर दिया कि वो केवल वोट काटने वाली पार्टी नहीं, बल्कि वोट ट्रांसफर करने वाली ताकत भी बन चुकी है, खासकर सीमांचल में। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।